सम्मान समारोह के अतिथि के रूप में मौजूद यहाँ राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेरे बड़े भाई डॉक्टर खान खान बुटवाली साहब, आपकी बेटी और हमारी बहन राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी, समाज सेवी और बड़े अच्छे विद्वान व्यक्तित्व के धनी सिकंदर नियाजी साहब, हमारे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एजाज साहब, जिला मदरसा कमेटी के अध्यक्ष आरिफ साहब, और एक बहुत ही शानदार दिन और दुनिया का जिसको संगम देखना हो उनका मदरसा बिल्कुल जाए, उसके संचालक डायरेक्टर और हमारे राजस्थान मदरसा बोर्ड के सदस्य भी है मौलाना अयूब कासमी साहब, चांद मोहम्मद साहब बैठे हैं, सारे डॉक्टर इमरान साहब बैठे हैं और महमूद साहब सरवर साहब चले गए। सम्मानित मंच, सम्मानित होने वाले सभी प्यारे बच्चे, उनके गार्जियंस, सम्मानित पत्रकार बंधुओं और इस मैनेजमेंट कमेटी के सभी पदाधिकारी, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। पिछले वर्ष के भी कार्यक्रम में मैं और हमारी बहन दोनों इस कार्यक्रम में थे। पिछली बार शायद आपका ये जो हॉल है चेंज था, आपकी बात चेंज है, पिछली बार दूसरे में था। मेरे से पहले सरवर साहब ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत अच्छी स्पीच दी, आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, और महमूद साहब के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं। और आज लाइट का थोड़ा मामला था और अभी भी अगर उनको टाइम मिलता और उनको लाइट की व्यवस्था होती और आप लोग और हम लोग सब कोऑपरेट करते तो वो 1 घंटे नॉन स्टॉप बोलने वाला बनता है। बच्चों को मोटिवेशन देना, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, मैंने ऐसा पुलिस ऑफिसर पहली बार देखा है। सीकर के भाई चौहान साहब की एक एक्सीलेंस गर्ल्स स्कूल चलती है, बहुत बच्चियाँ हैं। बच्चों के प्रोग्राम में मैंने आज से 6-7 साल पहले इनको उस प्रोग्राम में सुना और आज दूसरी बार उनको सुनने का मौका मिला। मैं इस मंच से बहुत ज़्यादा बात नहीं कि इतनी कहना चाहूँगा कि अभी सरवर साहब की भी शिकायत थी और सभी की शिकायत थी, साहब लड़कियों का रेशियो तो बहुत ज़्यादा हो गया और लड़कों का रेशियो कम है और लड़के बदनाम हैं। मेरी बात सही है गलत है? लड़के इस बात से बदनाम साहब, लड़के पढ़ते नहीं है और लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ गई तो रिश्तों में दिक्कत आ रही है। कभी और भी माशरे हमारे हालात जो देख रहे हो उनमें बहुत सी दिक्कत है। मैं कहता हूँ लड़कियां भी पढ़े, लड़के भी पढ़े, और ये पिछला 15-20 सालों से 20 सालों का मैं आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ कि 20-25 सालों में माइनॉरिटी में इस बात की जागृति आई है कि वाकई हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। मैं अभी एक चित्तौड़गढ़ के कार्यक्रम में था, पिछले रविवार को वहीं था, वहाँ जानकारी मिली कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान का मुसलमान 42% नौकरी में था। उस वक्त हमारी तादाद भी 5.5-6 करोड़ थी और आज के हालात ये हैं कि 25 करोड़ की पॉपुलेशन है और 0.3% नौकरी में है। तो हमारी हालत खराब है। मेरे मोटिवेशन देने से, मेरी वाई करने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब भी यूपीसी का रिजल्ट आता है, अपनी बार IAS IPS का जब रिजल्ट आया तो मुझे ये लगा कि पहली बार 51 बच्चे माइनॉरिटी के सिलेक्ट हुए हैं। 51 बच्चे, उसका मतलब रेशियो तो बढ़ रहा है। और कभी चित्तौड़गढ़ में प्रतिभा सम्मान समारोह, कभी झुंझुनू में, कभी चूरू में, कभी अजमेर में, कभी भीलवाड़ा में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में। इसका मतलब समाज जाग तो गया। लेकिन बकौर चिश्ती साहब के, चिश्ती साहब ने 2-3 बार कही ये बात
कि जागने में थोड़े लेट है। मैं कह रहा हूं जितने जाग गए वो कम नहीं है साहब। मैं तो शेखावाटी की धरती से आता हूं। उस धरती पर रहने वाला आदमी मेरे पड़ोसियों को, आगे वाले को, पीछे वाले को, बगल वाले को देख के पढ़ने लग जाता है। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना आर्मी का चस्का। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो क्या खानी कम्युनिटी है जिनकी बेटियां आर्मी में कर्नल है, ब्रिगेडियर है, जिनके एक परिवार में 5-5 कर्नल है। वो बच्चे सुबह 4 बजे उठ के ताजुद के वक्त और दौड़ना शुरू कर देते हैं रोड पे। और वो बच्चे जो सुबह बस स्टैंड पे भीड़ रहती है। मुझे सुबह मेरे साथ इमरान कह रहा था कि कल कोई पटवारी का कोई एग्जाम था और सबका सेंटर जयपुर था। और हमारी लड़कियों की पोजीशन ये थे कि रात को झुंझुनू में पीरू सिंह सर्किल पे प्राइवेट बसें आती है, रोडवेज बस स्टैंड पे सरकारी बसें आती है। रात को करीब 27,000 लड़कियां जयपुर एग्जाम देने के लिए गई। 27,000 बच्चे। मैं किसी धर्म की, रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस जिले की बात कर रहा हूँ जिस जिले में IAS, IPS, कर्नल, ब्रिगेडियर, RS, RPS पैदा होते हैं। हमारे एक ऐसा गांव भी है जिसमें 32 RS है, 32 RS कश्मीरियों का बास चलाता है। और हमारे एक ऐसा गांव भी है लुआ जिसमें 3 सगे भाई है, तीनों IAS और IPS। अब उनका बेटा IAS, उनका बेटा ब्रिगेडियर, उनकी बेटी कर्नल, उनका भाई कैप्टन। क्या क्या रैंक बताऊं मैं। उनको किसी ने मोटिवेशन नहीं दिया। और अभी जब लियाकत साहब के साहबजादे साहिल भाई का RS से जब IAS में प्रमोशन हुआ तो मैंने उनको मैसेज करके कहा कि तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारी दूसरी पीढ़ी में भी IAS बन गए। एक जीवन में एक IAS भी बन सकता आदमी, दूसरी पीढ़ी में IAS बनना बहुत बड़ी बात होती है। मैं इस मौके पर एक बात हमारे बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगा। और हमारे अयूब साहब बैठे हैं। मैं हर जगह कहता हूं कि हमारे नबी से बड़ा कोई आर्किटेक्ट नहीं था और हमारे नबी से बड़ा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था। हमारे नबी से बड़ा कोई MBA नहीं था और हमारे नबी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं था। हमारे नबी ने 1400 साल पहले ज़कात का प्लान बना के दे दिया। जिस समाज में 2.5% ज़कात निकलती हो वो समाज कभी गरीब रह सकता है? जिस समाज में वक्फ जैसे बोर्ड बने हो वो समाज बिना छत के रह सकता है क्या? वो समाज भूखा रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है हमारा। अयूब साहब बैठे हैं, मैं इनके मदरसे में जाता रहता हूँ। राजस्थान मदरसा बोर्ड से जितनी हमसे खिदमत हो सकी करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए हमने इनको बिल्डिंग के लिए दिया है। फर्नीचर दिया है, कंप्यूटर्स दिए हैं, स्मार्ट क्लास दी है। हमने बहुत कोशिशें की है राजस्थान मदरसा बोर्ड के माध्यम से। जितनी हमसे खिदमत हो सकी उतनी खिदमत हमने की है। मैं बात उस मुद्दे पे आता हूँ कि रमजान के महीने में पहले दिन से लेकर और ईद का चांद दिखने से पहले सब लोगों को इस बात की जल्दी रहती कि हम अपनी ज़कात को चांद दिखने से पहले निकाल दें। और अमूमन 99% लोग कोशिश करते हैं, जिससे जितनी ज़कात निकलती उतनी ज़कात निकालता है। और उस टाइम में मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, ये मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन ये बात मुझे कहनी जरूरी है। हम किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ये बात मैंने चित्तौड़गढ़ में भी कही। उस वक्त एक दूसरे को फोन जरूर करते हैं, यार उस मदरसे में थे क्या, बच्चे कितने हैं, उस मदरसे में थे पीछे वाली छत डल गई क्या, उस मस्जिद का काम था क्या, वो मस्जिद का काम बाकी चल रहा है। लेकिन कोई आदमी ये नहीं पूछता है कि यार मेरे मोहल्ले के 13 बच्चे ऐसे हैं
जो बिना फीस के बैठे हैं, जिनकी फीस नहीं जमा कराई जा रही है, और फीस के अभाव में वो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने एक बहुत गौर फिक्र बात उनकी सुनी। जवाहर भवन का कार्यक्रम था। एक आदमी ने सवाल किया कि हिंदुस्तान में टोटल मुस्लिमों की पॉपुलेशन कितनी है? तो किसी ने 20 करोड़ बताई, किसी ने 30 करोड़ बताई, किसी ने 25 करोड़ बताई। तो बीच का आंकड़ा पकड़ा गया कि 25 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। और एक सवाल ये किया गया कि 25 करोड़ में से कितने लोग ज़कात देते हैं? तो किसी ने 5 करोड़ बताया, किसी ने 7 करोड़ बताई, किसी ने 8 करोड़ की पॉपुलेशन बताई, लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा कि ज़कात देने वाले मात्र 1 करोड़ लोग हैं। सिर्फ 1 करोड़ लोग ज़कात देते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी किया गया कि 1 करोड़ लोग भी देते हैं तो एक आदमी कितनी ज़कात देता है? तो किसी ने कहा साहब 10 लाख रुपए देता है, 5 लाख देता है, 20 लाख देता है, 25 लाख देता है, 50 लाख देता है। उसका सब टोटल मान के ये चला गया कि 50,000 रुपए एक आदमी की ज़कात जोड़नी चाहिए। 1 करोड़ को 50,000 से काउंटिंग कर लो, मुझे उम्मीद है आपके कैलकुलेटर में हिसाब नहीं आएगा। करीब 50-40 हजार करोड़ रुपए बनते हैं और हर साल निकलते हैं। ये पैसा जाता कहाँ है? संसद कमेटी की रिपोर्ट में हम सबसे गरीब, रघुनंदन नाथ की कमेटी की रिपोर्ट में हम सबसे गरीब, सबसे पिछड़े हुए, एजुकेशन में पिछड़ गए, सामाजिक रूप से पिछड़ गए, राजनीति में पिछड़ गए। भाई आगे क्या हम लोग? ज़कात का मामला हमारा समझ में नहीं आया। ये सब चीजें गौर फिक्र की चीजें हैं। मेरा मोतबारा गुजारिश है और विशेष रूप से आरिफ साहब से, असलम साहब से, उनकी पूरी टीम से कि आप ना जयपुर का, झुंझुनू का, चूरू का, इनका कॉन्टेक्ट मत लो। आप तो अजमेर शहर की गौर फिक्र कर लो और अजमेर शहर का परिवार आपसे एक भी छुपा हुआ नहीं है कि कौन कितने पानी में है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन मिडिल क्लास का है, कौन सरकारी सर्विस में है, कौन प्राइवेट सर्विस में है, कौन नरेगा में नौकरी करने जाता है, कौन पैरा टीचर है, कौन आउट ऑफ इंडिया रहता है, कौन ऑस्ट्रेलिया रहता है, कौन दुबई रहता है, कौन मस्कत रहता है। आपसे कोई छुपा नहीं। मैं मेरे शहर के बारे में बता सकता हूँ, या दैनिक भास्कर के आरिफ साहब बैठे हैं, आप आपके शहर के बारे में आप बता सकते हो। अजमेर के अंदर ये प्लान तय करो कि जिन बच्चों की फीस नहीं जमा करवाई जा रही है और जो प्रतिभाएं हैं, जिनको कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, जिनको IAS बनना है, IPS बनना है। अभी महमूद साहब जो कह रहे थे कि डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, आप और भी अगर सर्विस में जाओ, लेकिन IAS IPS भी बनो। तो लेकिन IAS IPS बनोगे कैसे? क्योंकि वो आदमी, वो बच्चा ये सोचता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली में एडमिशन कराना है, 5 साल का संघर्ष है, पता नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, 5 साल का उसका खर्चा कौन उठाए? उस वक्त आपकी तंजीम खड़ी होनी चाहिए। और अगर आपकी तंजीम नहीं खड़ी होगी तो ये समाज खड़ा नहीं होगा। और ये समाज उसी दिन खड़ा हो जाएगा जिस दिन आपको ये लग जाए कि ये जरूरतमंद बच्चे हैं, जिनमें कुछ कर गुजरने की आग है, तमन्ना है, जिनके अंदर कुछ बनने का हौसला है, उन बच्चे की जाके धीरे से पीठ पे हाथ रखो, उसके माँ बाप को मोटिवेट करो, उसकी जेब में पैसा डालो। और मैं कह रहा हूँ उसकी जेब में पैसा मत डालो, उस इंस्टीट्यूट में जाके पैसा जमा करा दो। और अगर उस इंस्टीट्यूट में पैसा जमा करा दोगे, हर महीने, हर हफ्ते आपकी ड्यूटी बनती है उस बच्चे को चेक कर लो। अगर आपने ये कसम और ये प्रण ले लिया, ये समाज कभी भी नहीं पिछड़ेगा। सिर्फ मैनेजमेंट का खेल है। रोजे के महीने में हम सब दुनियादारी लोग हैं और हम सबको जन्नत का प्लाट का शौक है और ज़कात इसलिए निकालते हैं, साथ जन्नत में कॉर्नर का प्लॉट मिल जाए। खानू खान जी सोचते हैं कि MD भाई से आगे वाला मैं ले लूँ, सिकंदर साहब ये सोचते हैं
ये दोनों को अंडर में ले लूँ, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि हमें अगर ये जगह इनको नहीं दी तो जन्नत का प्लॉट बुक नहीं होगा। भाई साहब, हमारा पड़ोसी भूखा है, हमारा पड़ोसी का बच्चा फीस के अभाव में स्कूल छोड़ गया, तुम्हें जन्नत नहीं मिल रही है। मेरे नबी तो कभी जात पात देखते नहीं थे, कभी उन्होंने धर्म रिलीजन नहीं देखा। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, आप खाना खा के सो रहे हो, ये जन्नत का मामला नहीं है। जन्नत का मामला भूखे को रोटी खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, जरूरतमंद की खिदमत करना। मैं अभी आज से करीब 7-8 रोज पहले हमारी एक राजस्थान मदरसा बोर्ड की शिक्षा निर्देशक रेल हादसे में खत्म हो गई। मैं उनके घर जाके आया, वो उम्मीद कर रहे हैं कि साहब राजस्थान मदरसा बोर्ड हमें कोई मदद करे। मैंने हाथ जोड़ से उनको निवेदन किया है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड आपकी खिदमत नहीं कर पाएगा। सुविधा कर्मचारी हो, ऐसी कोई फैसिलिटी वहाँ नहीं है, लेकिन राजस्थान मदरसा बोर्ड में जितने भी कार्यरत पैरा टीचर हैं वो सब आपकी खिदमत करेंगे। 1,30,000 रुपये करीब हमारे टीचरों ने वहाँ के बच्चों को दिया है। और मैं भी आज उनके निवास पे गया हूँ। मैंने मेरे वालिद साहब के नाम से फाउंडेशन बना रखी है। उस फाउंडेशन के माध्यम से आज उनको एक छोटा सा हदिया उनको दे के आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हदिये से उनकी पार पड़ जाएगी। उनको 3 बच्चे हैं। ये मॉरल ड्यूटी आरिफ साहब की है, उनकी टीम की है कि वो 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी करता उसका हस्बैंड। उन बच्चों का तालीम का खर्चा कौन उठाए? और वो 3 बच्चे हो ना रहे हैं। दूध में बच्चे, उनकी माँ चली गई, उसके बाप को अभी हर वक्त फिक्र रहती है कि मैं इनको पढ़ाऊं या इनको खिलाऊं। तो एक जिम्मा तो समाज को लेना चाहिए कि उन बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा ले लें। ऐसे हजारों एग्जाम्पल अकेले अजमेर में नहीं, पूरे राजस्थान में मिल जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा ना बोलती हूँ, इतना बोलूँगा कि सिर्फ मैनेजमेंट का खेल है। और चांद मोहम्मद जी एक मेरे से पहले बहुत अच्छा बोल के गए थे। उनकी एक बड़ी संस्था है एमपी के नाम से, और मैं जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ मुझे एमपी का कोई ना कोई एम्प्लॉइज वहाँ मेंबर्स मुझे टक्कर जाता है। और मैं चांद मोहम्मद भाई के बारे में जरूर पूछता हूँ कि आप चांद मोहम्मद जी को जानते हो। ऐसी खिदमत करने वाले लोग हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, हर गांव में, हर नगर पालिका